हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। आज से हम शुरू कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी 1, जो कि मार्च 2026 में कंडक्ट हुआ था। उसमें टोटल 22 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो उसका हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन का। और इसमें जो सवाल पूछे गए हैं ना, वो सीजीएल लेवल के सवाल हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको शिफ्ट वाइज करवाऊंगा, ये सिर्फ रेलवे के एस्पिरेंट के लिए नहीं, सीजीएल के एसएससी के एस्पिरेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप लोग इस सीरीज के साथ बने रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने मिले। ठीक है, और इस सीरीज में हम जानेंगे कि सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और जो फास्टेस्ट अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, और एग्ज़ाम हॉल में कैसे सवाल को एनालिसिस करना है, कौन से सवाल स्किप करने हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। यहाँ पे हम बस आपको सवाल सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, आपको समझाएंगे और आपको ये बताएंगे कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो मिसलेनियस, ये जो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन होता है ना, इसमें आप मिसलेनियस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। जब आप चैप्टर वाइज सवालों को पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई एक चैप्टर कर रहे होते हैं, दूसरे चैप्टर को भूल जाते हैं। लेकिन ये जो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन होता है, इससे आप पूरे मैथ्स को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और सवाल को अप्रोच करने का तरीका भी सीख रहे होते हैं। तो ये जो वीडियो होगा ना, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 56 है और उनका अंतर उनके योग का 1/7 है। उनका एलसीएम निकालना है आपको। तो दो संख्या यदि हम एक्स और वाई मान ले, तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा? 56। ठीक है, दो संख्याओं का योग 56 है और उनका अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई जो है, वो उनके योग का 1/7 है, यानी कि 56 का 1/7। तो 56 का 1/7 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ से आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 64, यानी कि x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 32। और x 32 आ गया तो y आप नहीं निकाल लीजिएगा, या तो यहाँ पे y x का वैल्यू रख लीजिए, या तो यहाँ पे। यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 24। ठीक है, आपने दोनों संख्या निकाल ली। अब उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि इन दोनों संख्याओं में, दो संख्या का एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन है ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसमें उसको कहीं एक से हटा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप 32 देखेंगे तो 32 होता है कि 8 गुना 3, और 24 क्या होता है? 8 गुना 4। इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 8। तो 8 को एक जगह से हटा दीजिए, बाकी बचे हुए नंबर्स को गुना कर दीजिए। तो 8 के 24, 24 चौके 96, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको ये पता है कि एचसीएफ, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको मिलता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, यानी कि x इंटू वाई यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि इस x और इस y में कुछ तो एचसीएफ होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यदि इन दोनों के एचसीएफ को इस एचसीएफ से काट दे तो एचसीएफ वाला टर्म तो सिर्फ एक ही जगह बचेगा ना। कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा ये समझिए कि x यदि 32 है तो यहाँ पे 8 गुना 3 का टर्म है। ठीक है, और y यदि 24 है, यानी कि y की जगह पे लिख सकते हैं 8 गुना, सॉरी, x 32 था तो x की जगह लिख देते हैं 8 गुना 4, और y की जगह पे लिख देते हैं 8 गुना 3। ठीक है, ये बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो 32 और ये जो 24 है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों जगह 8 है ना। तो आपको जब एचसीएफ इधर से डिवाइड करना है तो आप कोई एक ही तो डिवाइड कर पाइएगा ना, एचसीएफ से एचसीएफ एक तो बच जाएगा, यानी कि सीधा सीधा एलसीएम क्या बचेगा? बचे हुए नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। 8 गुना 4 गुना 3, वही काम मैंने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी दो नंबर का एलसीएम निकालने बोले तो उसमें से किसी एक जगह से आप उसका एचसीएफ काट दीजिए। मैंने दोनों नंबर का एचसीएफ, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 8 था, कहीं एक से काट दिया, यानी कि यहाँ से 8 हटा दिया, और बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। कि अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक नाव 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल उतने ही समय में तय करता है जितने समय में वह 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी? देखिए, मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी टाइम बराबर होना, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का भी होता है।
यहाँ पे दोनों जगह टाइम बराबर है, उतने ही समय में 36 किलोमीटर ट्रेवल करती है जितने समय में 24 किलोमीटर करती है, तो टाइम बराबर है। तो जो टाइम बराबर होगा तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, यानी कि 36 किलोमीटर कवर कर रही है धारा के अनुकूल और 24 किलोमीटर कवर कर रही है धारा के प्रतिकूल, तो ये डिस्टेंस का रेशियो है और यही रेशियो हो जाता है स्पीड का, तो स्पीड का रेशियो भी यही आ जाएगा। ठीक है, रेशियो निकाल लीजिए इसका, 12×36 और 12×2 = 24, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3:2। अच्छा, जब भी आप रेशियो स्पीड का निकालिएगा तो आप एक चीज देखिए कि ये जो 3 आया, ठीक है, और ये जो 2 आया, ये क्या है, ये धारा के अनुकूल स्पीड है, यानी कि ये u+v है। यदि हम बोलें कि u नाव का चाल है और v धारा का चाल है, तो धारा के अनुकूल जाने का मतलब है कि ये u+v यानी कि धारा का चाल प्लस नाव का चाल, और यदि धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो नाव का चाल माइनस धारा का चाल, यही होगा 2 की वैल्यू। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं यहाँ से कि जब आप इसका एवरेज निकालिएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको सीधा सीधा u मिल जाएगा ना। ठीक है, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे लिख सकते थे। एक सेकेंड, यदि धारा के अनुकूल का स्पीड 3 है और धारा के प्रतिकूल का स्पीड 2 है, तो जैसे ही आप इन दोनों का एवरेज निकालिएगा, 3×2=5 का 5/2, यानी कि 2.5 इसका एवरेज आ जाएगा, 3 और 2 का एवरेज। तो ये जो इसका एवरेज निकालिएगा ना, ये नाव का स्पीड होता है हमेशा। ठीक है, तो नाव का स्पीड 2.5 यदि आ गया, तो आप खुद बताइए धारा का स्पीड कितना हो जाएगा, 0.5, क्योंकि यहाँ पे जब नाव की स्पीड में धारा का स्पीड जोड़िएगा तो 3 मिलेगा। नाव की स्पीड में से धारा का स्पीड घटाइएगा क्योंकि प्रतिकूल है, तो ये 2 मिलेगा, यानी कि यहाँ से धारा का स्पीड 0.5 आ गया, और सवाल में इसी 0.5 की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी कि 6 गुना दिया हुआ है। 0.5 की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 गुना कर दीजिएगा। नाव का स्पीड कितना आ जाएगा, 2.5 × 6, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि किसी आंकड़ा समूह की माध्यिका उसके बहुलक से 61.54 कम है, तो उस आंकड़ा समूह की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। देखिए, और इसको बनाने बोल रहा है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला से, वैसे भी ये सवाल आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही बना सकते थे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, जो मोड होता है यानी कि जो बहुलक होता है वो होता है 3 मीडियन -2 मीन, यानी कि 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, ये हो गया बहुलक, ये हो गया माध्यिका, ये हो गया माध्य। ठीक है, तो यहां से आपको दिया हुआ है कि जो मोड है वो माध्यिका से 61.54 ज्यादा है, यानी कि माध्यिका 61.54 कम है, तो आप निकाल सकते हैं जो मोड और माइनस जो मीडियन होगा। ठीक है, एक मीडियन मैंने इधर से इधर कर लिया, तो इधर कितना मीडियन बच गया, 2 मीडियन और -2 मीन। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है मोड माइनस मीडियन, क्योंकि मोड जो है मीडियन से 61.54 ज़्यादा है, तो ये हो गया 61.54। ठीक है, इक्वल टू इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, मीडियन माइनस मोड में, मीडियन माइनस मीन में 2 कॉमन हो गया। आपको निकालने क्या बोल रहा है कि उसकी माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी, मतलब मीडियन माइनस मीन ही तो निकालने बोल रहा है, कितना अधिक होगी। ठीक है, तो बस इस 2 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, आपको निकल जाएगा आंसर, मीडियन माइनस मीन क्या होगा। तो जब 61.54 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30.72, 30.72 आएगा क्या, 30.77, सॉरी 30.77। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि y-12 इक्वल टू 4√5 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ y-3 और -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y-3 का। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको स्क्वायर रूट ऑफ y-3 निकालना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ y-3 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको जब आप y-3 बनाइएगा तो -9 को उल्टे तरफ ले जाइएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं y-3 और -9 को इधर लेते आइए, हो जाएगा 4√5 प्लस 9, इसी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने मैंने बताया था कि इसको अंदर स्क्वायर बना लीजिए,
तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये वाला जो टर्म होता है ना, रूट वाला, ये हमेशा 2ab होता है, ये भी मैंने बताया था। तो यदि इसको आप 2ab मानते हैं, 2ab इक्वल टू 4√5, तो आप बोल सकते हैं कि a और b में से कोई एक नंबर 2 रहा होगा और दूसरा √5 रहा होगा। ठीक है, यदि आप इसका स्क्वायर की जगह 9 आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, इन दोनों को जोड़ेगा तो 9, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है पूरा पूरा। तो यदि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है, तो इसको सीधा लिख सकते हैं आप, a क्या था, 2 था, और b कितना आया था, √5 आया था। इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इस नंबर को। आप इसको चेक कीजिएगा, जब इसको तोड़िएगा इसका स्क्वायर, तो आपको यही मिलेगा 4√5 प्लस 9। ठीक है, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू है y-3। तो यहां से क्या निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ y-3 के वैल्यू सीधा सीधा निकल गया 2 प्लस √5। ठीक है, आपने एक बार निकाल लिया इसका वैल्यू 2 प्लस √5, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू रखिए y-√3 का, y-3 का स्क्वायर रूट का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस √5। बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं, √5 प्लस 2। ठीक है, ताकि जब रेशनलाइज करें तो इजीली रेशनलाइज हो जाए, माइनस में टर्म नहीं आए। और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय y-√3 का होल स्क्वायर रूट है, यानी कि ये भी हो जाएगा √5 प्लस 2। इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √5 माइनस 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी जब दोनों को गुना कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये टर्म 1 हो जाएगा। ऊपर बचेगा √5 प्लस 2 और माइनस √5 प्लस 2, ये आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 6/15 पे बेचने से हितेश को 28% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पे बेचा जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए, पहले जो सेलिंग प्राइस था ना, वो 15 था, और बाद में जो बेचा गया वो 6 पे बेचा गया, यानी कि इसका 6/15 पे बेचा गया। ठीक है, इसका 6/15 ही तो 6 आ जाएगा। क्लियर है, मैंने सीधा सीधा ये किया कि पहले सेलिंग प्राइस को 15 मान लिया और दूसरे सेलिंग प्राइस को इसका 6/15 यानी कि 6 मान लिया। ठीक है, और बोल रहा है कि ऐसे करने से उसको 28% का हानि हो रहा है, मतलब इस 6 पे बेचने से उसको 28% का हानि हो रहा है। तो 28% पे हानि का मतलब क्या है कि 100 की चीज को 72 पे बेचा जा रहा है। 28% हानि का मतलब तो यही हुआ ना कि 100 की चीज को 72 पे बेचा जा रहा है, यानी कि इसको यदि 72 बना ले हम लोग, तो सीपी 100 बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 100 की चीज को ही तो 72 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को जैसे ही हमने 72 बनाया तो सीपी 100 बन जाएगा। इसको 12 से गुना किया तो इसको भी 12 से गुना कर देंगे, यानी कि पहले जो सेलिंग प्राइस था वो 180 था, और हमने बेचा कितने में, 72 में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 2 है। ठीक है, और सीपी हमारा 100 है। बोला यदि उसको वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पे बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 89% पे बेचने का मतलब है कि 11% का छूट देना। किसी सामान को 89% पे बेचने का मतलब है 11% का छूट देना, यानी कि सेलिंग प्राइस पे 11% का जब छूट देगा तो 180 का 11%, 180 का 10% हो जाएगा 18, और 1% हो जाएगा 1.8, इतने का छूट देना है। ठीक है, यानी कि -19.8 का छूट देना है। तो कितने में बेचेगा, 160.2 में बेचेगा। अब खुद बताइए 100 की चीज को यदि 160.2 पे बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 60.2 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 38 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल उस उसे 38 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब उसी टंकी को। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, यहाँ से दो नल है, एक 4 घंटे में भरते हैं और एक 38 घंटा में भरता है, और जो तीसरा नल है वो 38 घंटा में खाली करता है। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इसके काम को ये वाला कैंसिल आउट कर दे रहा है, क्योंकि एक बंदा 38 घंटे में भरता है और दूसरे बंदा 38 घंटे में खाली करता है। यदि
एक नल 38 घंटे में भरता है, दूसरा 38 में खाली करता है, यानी कि काम जीरो हो रहा है ना, तो इन दोनों को हम सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधा सवाल ये हो गया कि एक नल टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, तो एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा? पूरा भरने में 4 घंटे, तो एक चौथाई भरने में 4/4 यानी कि 1 घंटे। बहुत ही आसान सवाल था यदि आप सोच पाते तो। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का दोगुना है। त्रिभुज PQR की भुजाएं 4:5:6 के अनुपात में है तथा त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहां से जब इसको बनाइएगा आप, तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि 4, 5, 6 ये कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता है। यदि ट्रिपलेट बनाता तो सीधा हम समकोण त्रिभुज बोल सकते थे। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है यदि, तो हमको इसका जो एरिया है त्रिभुज का PQR का, ये हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालना होगा। ठीक है, ना ही इसकी कोई भुजाएं बराबर है, 4, 5, 6 तीनों भुजाएं भी अलग हैं और कुछ एंगल भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा जब भी रहे कि ना ही कोई एंगल दिया हुआ हो, ना ही भुजाएं बराबर हो और ना ही वो ट्रिपलेट बना रहा हो, तो आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करना होता है। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको पहले इसका साइड निकालना होगा। यदि इसका परिमाप 90 है, यानी कि भुजाओं का सम 90 है, यानी कि 4+5+6 कितना आ जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15, 15 यूनिट इक्वल टू 90। तो 1 यूनिट इक्वल टू, देखिए इन तीनों का सम, यही तो परिमाप होगा ना, तो 15 इन तीनों का सम आ गया, ये बराबर है 90। तो 1 यूनिट इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यदि 1 यूनिट इक्वल टू 6 आ गया तो आप भुजा नहीं निकाल लीजिएगा यहाँ से। 4 यूनिट इक्वल टू 24, 5 यूनिट इक्वल टू 30 और 6 यूनिट इक्वल टू 36। ठीक है, आपने भुजा निकाल लिया ट्रायंगल का। और यदि ट्रायंगल का भुजा निकल गया, ए बी और सी है, तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, वो होता है एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही ट्रायंगल का एरिया होता है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर यदि 90 है तो सेमी पेरीमीटर 90/2 यानी कि 45 आ जाएगा। तो यहाँ से सबकी वैल्यू रख दीजिए। एस की वैल्यू 45 और एस माइनस ए यानी कि 45 माइनस 24 यह जगह 21, एस माइनस बी यानी कि 45 माइनस 30 15, एस माइनस सी यानी कि 45 माइनस 36 यानी कि 9। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इस पूरे से जिसका भी स्क्वायर बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए ये 9 और यहाँ भी 9 होगा, 5 बच जाएगा तो 9 बाहर आ गए। ठीक है, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 बाहर हो जाएगा तो 7 बचेगा। अंदर क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ 7। और स्क्वायर रूट ऑफ 7 यानी कि वैल्यू दी हो इसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 की 2.6 सवाल में ही दिया हुआ है। हालांकि इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्ट 2.63, लेकिन आपको सवाल में 2.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 × 5 × 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 की वैल्यू हो जाएगी 2.6। ये आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया। और सवाल में आपको दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD का एरिया निकालना है जिसका एरिया ट्रायंगल का एरिया का दोगुना है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल के बस इसको दो गुना कर देना। इसी को जब आप गुना कीजिएगा तो आपको ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप सीधा सीधा ये देख सकते थे कि √7 की वैल्यू 2.6 आ रहा है ना, यानी कि इस टर्म में, मतलब जब आप ट्रायंगल का एरिया निकालेगा तो √7 एक टर्म बनेगा, उसकी वैल्यू 2.6 होगी। तो 2.6 यानी कि 13 का मल्टीपल, तो कौन सा ऑप्शन 13 का मल्टीपल है? आप सीधा ये भी चेक कर सकते थे। तो एक ही ऑप्शन है जो 13 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर बी। पहला 13 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, दूसरा 13×5 = 65, 13×4 = 52, ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा 13×5 = 65 नहीं कटेगा। चौथा 13×5 = 48 बचेगा, ये भी नहीं है। एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, आप इसको गुना करके भी देख सकते थे। ठीक है, 26 × 5 2.6 × 5 13, 13 × 2 26, 26 थी 78, 78 × 9 आपको निकालना। ठीक है, 78 × 10 होता है 780, में से 78 माइनस कीजिएगा तो 702 सीधा सीधा। ठीक है, देखिए 78 × 9 करने के लिए आपको 78 × 9 करने की जरूरत नहीं है। 78 × 10 बहुत ही सिंपल दिख रहा है, 780 होगा। 780 में से बस 78 माइनस कर दीजिए।
ठीक है, 702 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि पी किसी वस्तु को क्यू को 50% लाभ पे बेचता है, क्यू उसी वस्तु को आर को 60% हानि पे बेचता है। यदि आर उस वस्तु के लिए 3234 का भुगतान करता है तो पी ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं पी ने वो वस्तु 100 में खरीदी थी। ठीक है, ये पी का सीपी है और पी ने इसको 50% प्रॉफिट पे क्यू को बेच दिया। क्यू को कितने पे बेचा, तो 150 पे बेच दिया। ठीक है, ये क्यू का सीपी है, ये पी का सीपी है। और फिर क्यू ने क्या किया, 60% की हानि पे आर को बेच दिया। तो 150 का 60%, 15×6 = 90, यानी कि -90 किया। तो -90 किया 150 पे, तो 60 पे बेच दिया आर को। और इसी 60 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 3234। ठीक है, क्योंकि आर ने 3234 का ही तो भुगतान किया, यानी कि 60 की वैल्यू 3234 से आपसे पूछ रहा है कि पी ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 60 से आप यहाँ काट के देख लीजिए। तो 60 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6×5 = 30। 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 6×5 = 30 और 36×18 कितना बचेगा, 54। 9×6 = 54, यानी कि 539। ठीक है, 6 से 539 बार में कट गया तो 60 से 53.9 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 53.9, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5390, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। देखिए इसमें आप सीधा सीधा ये भी सोच सकते थे कि आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपने इस 60 को किसी ऐसे नंबर से, 1 सेकंड रुकिए इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, आपने इस 60 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब 60 की वैल्यू यदि 3234 है, यानी कि यहाँ पे 60 का जीरो चला गया ना। तो 60 का जीरो जाने का मतलब है आपने इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, उसमें 1/10 का टर्म होगा। ठीक है, x/10 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ से 10 का टर्म, मतलब जब 60 को 10 x/10 से मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो जीरो हटा होगा, इसलिए तो 32/34 में जीरो का टर्म नहीं है। तो यहाँ भी आपको x/10 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, यानी कि इसका एक ही जीरो कैंसिल आउट हो पाएगा, एक जीरो तो बचेगा ना। तो एक जीरो बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र ऑप्शन है जहां पे इकाई के अंक में जीरो है। एक जीरो तो बचना चाहिए ना। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3 प्रिंटिंग मशीन पी, क्यू और आर अकेले काम करते हुए 1 लाख पुस्तकों को क्रमशः 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में छाप सकती है। ये मशीनें बारी बारी से एक एक घंटे काम करती है, जिसकी शुरुआत पी से होती है, उसके बाद क्यू और फिर आर काम करता है। हालांकि कुल 9 घंटे के बाद पी काम करना बंद कर देती है, लेकिन क्यू और आर बारी बारी से एक एक घंटा काम करती रहती है, जिसमें 10वें घंटे में क्यू काम करती है। जब तक कि सभी 1 लाख पुस्तकों की छपाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक क्यू और आर काम करती है। क्यू और आर ने शेष पुस्तकों की छपाई पे कुल कितने घंटों में पूरी की। ठीक है, देखिए सवाल बहुत लंबा लिख दिया है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है। सीधा सीधा सवाल ये है कि पी है, ठीक है, 1 सेकेंड, पी है, क्यू है और आर है। ये जो है 8 घंटे, क्यू 16 घंटे और आर 24 घंटे में कोई काम कर सकता है, और बारी बारी से काम कर रहे हैं 1 1 घंटा के लिए। मतलब पहले घंटा पी, दूसरे घंटा क्यू और तीसरे घंटा आर। ठीक है, 3 3 घंटे का इनका एक स्लॉट बन रहा है। ठीक है, तो 9 घंटे में आप खुद बताइए, 9 घंटे तक यदि ये काम करते हैं तो पी ने 3 घंटे किए होंगे, क्यू ने 3 घंटे किए होंगे और आर ने 3 घंटे किए होंगे, तभी तो टोटल 9 घंटे बने। तो आप यहाँ से इनकी कैपेसिटी निकालिए। पहले काम मान लीजिए आप 48, इन तीनों का एलसीएम काम मान लीजिए कि 48 काम है। तो पी यदि 8 घंटे में काम करता है तो 48 काम यहाँ से इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी पी की, 8×6 = 48। क्यू की कैपेसिटी 3 और आर की कैपेसिटी 2। ठीक है, इसी कैपेसिटी से तीनों 3 3 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो 6 + 3 + 2, 6×3 = 9, 2 = 11। 11 की कैपेसिटी है तीनों की, और तीनों ने 3 3 घंटे काम किए। तो कितने काम हो गए, 33 काम हो गए। 48 में से 33 काम हो गए, बचे कितने काम,
15 काम, यही 15 काम पूरे करने हैं अब। लेकिन अब पी काम करना बंद कर देता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, पी काम करना बंद कर देता है 9 घंटे के बाद। ठीक है, तो ये जो 15 काम बचे ना, ये सिर्फ क्यू और आर मिलके करेंगे और अल्टरनेट घंटे काम करेंगे, जिससे पहले कर रहे थे। क्यू से शुरुआत होगा, यानी कि क्यू पहले 3 काम करेगा, फिर पी 2 काम करेगा, यानी कि 2 घंटे में दोनों मिलके 5 काम करेंगे। हर एक 2 घंटे में 5 काम करेंगे। 15 काम करने हैं, हर एक 2 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, 2 घंटे में 5 काम, यानी कि 4 घंटे में 10 काम, यानी कि 6 घंटे में 15 काम। अब सीधा ऐसे समझिए कि क्यू से यदि शुरुआत होती है तो पहले घंटे क्यू 3 काम करेगा, 3 की कैपेसिटी है ना, तो पहले घंटे 3 काम करेगा क्यू, फिर आर काम करेगा 2, फिर क्यू काम करेगा 3, फिर आर काम करेगा 2, फिर क्यू 3, फिर आर 2, यहाँ से 5-5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ये 2 घंटे हैं, पहले घंटे 3, दूसरे घंटे 2, तो हर एक 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, तो 15 काम। ठीक है, हर एक 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, यानी कि 5 काम करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 15 काम करने में 5 से 15 3 बार में कटेगा, तो हर एक यूनिट काम करने में 2 घंटे, तो 3 गुना 2 टोटल 6 घंटे। समझ पा रहे हैं आप लोग? सीधा सीधा ये समझिए, देखिए 33 काम हो गए थे, 15 काम बचे हुए थे। यदि 15 काम बचे हैं और क्यू और आर को करने हैं 1 घंटे, तो पहले घंटे क्यू 3 करेगा और दूसरे घंटे आर 2 करेगा, यानी कि हर एक 2 घंटे में 5 काम करेंगे। तो हर एक 2 घंटे में यदि 5 काम कर रहे हैं, तो पहले 2 घंटे में 5, दूसरे 2 घंटे में 5 और तीसरे 2 घंटे में 5, यानी कि 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, 6 घंटे में 15 काम हो जाएंगे। तो आपसे यही पूछ रहा है क्यू और आर ने शेष पुस्तकों की छपाई, मतलब शेष काम कितने घंटों में पूरी की। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए और वो अधिकतम अंकों के 28% से 30 अंक कम था। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। देखिए, सवाल ये है कि एक परीक्षा में गिरीश जो है 572 अंक प्राप्त करता है और वो 28% के से 30 अंक कम है, यानी कि जब आप इस 572 में 30 अंक जोड़ दीजिएगा तो वो अधिकतम अंक का 28% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 572 जो है वो 28% से 30 कम है, तो 572 में जब आप 30 जोड़ दीजिएगा तो वो 28% हो जाएगा, यानी कि 572 प्लस 30 602 बराबर हो जाएगा 28% के। ठीक है, तो अधिकतम अंक का 28% 602 आ गया। आपसे पूछ रहा है उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए। तो 28% इक्वल टू यदि 602 है, ठीक है, तो 473 कितने प्रतिशत के बराबर है, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि यदि 28% इक्वल टू 602 है, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो 602 को 28 से डिवाइड कीजिएगा, तो 28 गुना 2 56, बचेगा कितना 42, यानी कि 28 से कम 28 14, 21.5 बार में कट गया। 1% इक्वल टू 21.5 आ गया, तो 473 कितना परसेंट है, तो इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा 21 गुना 2 42। ठीक है, सॉरी 21.5 से डिवाइड कीजिएगा ना, 1% इक्वल टू 21.5 है, तो 473 कितना परसेंट है, इसको निकालने के लिए 21.5 से डिवाइड कीजिएगा, तो यह आ जाएगा 21.5 गुना 2 43 होता है, फिर 4 बचेगा, यानी कि ये भी 2 22 बार में कट गया, यानी कि 22% के बराबर है। क्लियर है? 28% इक्वल टू 602 था, यानी कि 1% इक्वल टू 21.5 आ गया, तो कितने प्रतिशत इक्वल टू 473 होगा, ये निकालने के लिए हमने 473 को 21.5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 22% के बराबर। ठीक है, 22% इक्वल टू 473 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी बना सकते थे यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो, क्योंकि वैल्यू जो है ना वो एग्जैक्ट है, अप्रोक्स में तो है नहीं। तो यदि वैल्यू एग्जैक्ट है, यदि एग्जैक्ट नहीं होती ना, तो आपको सवाल में ही दिया होता कि अप्रोक्स वैल्यू निकालना आपको, लेकिन सवाल में अप्रोक्स कहीं बोल नहीं रहा है। यानी कि वैल्यू यदि एग्जैक्ट है तो आप क्या कर सकते थे, ये सोच सकते थे
ठीक है, कि 28% इक्वल टू 602 है और आपको निकालना है कि कितना परसेंट 473 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग यदि लगा दें, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। मैंने आप पुराना जो सीजीएल का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवाया, वहाँ मैंने ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं। यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है थोड़ी सी चीज़ें, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो यदि 28% इक्वल टू 602 है, तो ये आप देखिएगा इस 28% में ये जो 28 है 4 का मल्टीपल है। ठीक है, और ये जो 602 है ये 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल तो है नहीं 602। यानी कि कोई नंबर 4 के मल्टीपल से 2 के मल्टीपल हो जा रही है, यानी कि आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तभी तो हो रही है ना। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, अब दूसरा वाला पार्ट देखिए, ये 473 है, यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा, उसको भी आपने 1/2 के टर्म से मल्टीप्लाई किया होगा, समथिंग अराउंड 1.2। सीधा सीधा ये समझिए x/2। ठीक है, तो यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक ऑड नंबर मिल जाता है, तो यहाँ पे एक इवन नंबर रहा होगा, 2 का मल्टीपल, क्योंकि 2 के मल्टीपल को ही तो आप 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे इवन ना हो, यहाँ पे ओड हो जाए, और ओड को यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे तो दशमलव में आ जाएगा ना नंबर, लेकिन ये दशमलव में नहीं है, 473 पूरा पूरा नंबर है। तो ऐसा क्या आप रखें कि जब आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑड नंबर आ जाए, तो इवन रखना होगा, यानी कि 2 का मल्टीपल रखना होगा, 4 का मल्टीपल नहीं। 4 का मल्टीपल यदि आप यहाँ पे रखते हैं तो 1/2 करते, तो भी ये नंबर 2 का मल्टीपल आना चाहिए था 473, लेकिन 473 है क्या? 473 तो आपका ऑड है, तो यानी कि यहाँ पे इवन रहा होगा और 2 का मल्टीपल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी एकमात्र ऑप्शन है। आप ऐसे सोच सकते थे इसको। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला कि आनंद के पास 1407 रुपये हैं, वह इस राशि को अपने दो बेटे अनिल और अशोक के बीच बांट देता है और उनसे अपनी अपनी राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने को कहता है। यह देखा गया कि अनिल का निवेश 15 वर्षों के बाद उतनी ही राशि हो जाती है जितनी अशोक का निवेश 16 वर्षों के बाद होता है। आनंद ने अशोक को कितने रुपये दिए? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आनंद ने अनिल को x रुपये दिए और अशोक को y रुपये दिए। आपको निकालना है कि y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो x जो था और y जो था ये दोनों बराबर हो जा रहा है। x 15 सालों के बाद उतनी ही राशि हो जाती है जितने 16 सालों के बाद y जितनी हो जाती है। यानी कि x का 15 सालों पे जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या अमाउंट बनेगा? 10% के रेट से, यानी कि 10 की चीज 11 हो जा रही है। ठीक है, कितने सालों तक? 15 सालों तक। ठीक है, और जो अशोक का अमाउंट है, अशोक को जो y रुपये मिले हैं, इसको कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया हमने? 16 सालों के लिए, यानी कि ये भी 10% पे है, यानी कि 10 से 11 हो जा रही है अगले 16 सालों तक। ठीक है, मैंने मतलब हमने सीधा सीधा क्या किया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, मतलब अमाउंट निकाल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, कि x 15 सालों के बाद कितना अमाउंट हो जाएगी 10% के रेट से, और y कितना अमाउंट हो जाएगी 16 सालों के बाद 10% के रेट से, और ये दोनों अमाउंट बराबर है, सवाल में ही कह रहा है। तो क्या आप यहाँ से x और y का रेशियो नहीं निकाल लीजिएगा? देखिए ये पूरा कट जाएगा, इससे एक बार एक बचेगा, यानी कि ये हो गया x बराबर y इंटू 11/10। तो यहाँ से x और y का जो रेशियो आया ये आ गया 11/10। ठीक है, आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू कितनी है। अच्छा, इन दोनों को जोड़िएगा जब 11 और 10 को, तो यही तो आपका 1407 के बराबर है ना, क्योंकि इसी 1407 को तो x और y में बांट रहा है, यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू 11 है, सॉरी 1407 है। इस 21 यूनिट की वैल्यू 1407 है, तो आपको 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y का हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी यदि टोटल 21 यूनिट की वैल्यू 1407 है, यही आपको निकालना है। तो इसको काटिए, 21 से कट जाएगा 1407, 21 छक्के 105 और 126, 14 बचेगा, 147, 147 21 से 7 बार में कटेगा, यानी कि आ जाएगा 67 इंटू 10, 670।
आनंद ने अशोक को कितने रुपये दिए, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 670। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि वर्तमान में शरद की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसकी बेटी पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 63 वर्ष था, तो शरद की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, एक है शरद, ठीक है, एक है इसका बेटा, सन लिख लेते हैं, और एक है इसकी बेटी। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है कि शरद की जो आयु है उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। यदि बेटे की आयु को हम लोग x मान लें तो शरद की आयु 3x हो जाएगी, और बेटी की जो आयु है ना वो पुत्र की आयु से 3 वर्ष छोटी है, यानी कि पुत्र की आयु x-3 हो जाएगी। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले तीनों की आयु का जो सम था, योग था, वो 63 था, और ये जो है ये आज की आयु है ना। तो यदि 3 वर्ष पहले तीनों की आयु का सम 63 था, यानी कि 3 साल के बाद वर्तमान में तीनों की आयु 3-3 साल बढ़ जाएगी ना, तो 3-3-3 तीनों की आयु कितनी बढ़ जाएगी, टोटल 9 साल बढ़ जाएगी। तो आज की इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 63 प्लस 9 यानी कि 72 हो जाएगा। आज की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, 72। ठीक है, तो इन तीनों का सम 72 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये 72 प्लस 3 75, यानी कि 5x इक्वल टू 75 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 15। x यदि 15 आ गया तो आपको शरद की आयु निकालनी है ना, और शरद की आयु है क्या, 3x। तो x यदि 15 आ गया तो 3x इक्वल टू 45 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक समूह ए में 78 सदस्य, समूह बी में 22 सदस्य और समूह सी में 34 सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों की इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य औसत खर्च क्रमशः 136, ठीक है, 383 और 457 है। प्रति सदस्य कुल औसत खर्च कितना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो 78 सदस्य है ना, पहले उसका टोटल खर्च निकालना है। ठीक है, 78 सदस्य का जो समूह है उसका एवरेज खर्च 136 है। तो आपको करना होगा पूरे 78 सदस्य का टोटल निकालना होगा। यदि एवरेज 136 है तो टोटल निकालने के लिए 78 गुना 136 करना होगा, प्लस 22 सदस्य का जो एवरेज है वो 383 है, तो टोटल हो जाएगा 22 गुना 383, प्लस जो 34 सदस्य है ग्रुप सी में उसका एवरेज है 457, तो इसका टोटल हो जाएगा 34 गुना 457। ये टोटल खर्च आ गया। ठीक है, इस टोटल खर्च को जब आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दें तो टोटल एवरेज निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 78 प्लस 22 100, और प्लस 34 134 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन क्या आपको इतना करने की ज़रूरत है। जब आप ऑप्शन को देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जब भी आप सवाल बनाएंगे ना तो एक बार ऑप्शन को जरूर देखिए। जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो आप देखिएगा कि चारों ऑप्शन में जो इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वो अलग अलग है। तो आप सीधा इस सवाल को यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूनिट डिजिट से ही बनाएंगे। हम सीधा ये कर सकते थे कि 8 गुना 6, इकाई का अंक ही गुना करेंगे, 8 छक्के 48, 48 का 8 लिख लेंगे इकाई का अंक, प्लस 2 गुना 3 यानी कि 6, इकाई अंक लिख लिया हमने 6, प्लस ये हो जाएगा 4 गुना 7, 7 चौके 28, 28 का 8, डिवाइडेड बाय इसका भी इकाई अंक लिख लेंगे यानी कि 4। ऊपर कितना आ गया, 8 8 16 6 22, 22 का 2 लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ से आप ऑप्शन देखें। ठीक है, आपके पास इकाई के अंक में क्या है, 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। जब आप 4 को 8 से गुना कीजिएगा, यानी कि पहले वाले ऑप्शन से गुना कीजिएगा, तो 8 चौके 32 यानी कि 2 मिल सकता है। ठीक है, आपने जब 4 को 8 से गुना किया तो 8 चौके 32, 2 मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, जब आप इस 4 को ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 चौके 24, यानी कि 4 आना चाहिए था, लेकिन है इकाई के अंक में 2, ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी देखिए। ऑप्शन नंबर सी का इकाई का अंक है 5, तो जब आप इस 4 को 5 से गुना करते हैं तो पंचों के बीच 0 आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा।
ठीक है, आखिरी ऑप्शन देखते हैं। जब इस 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुना 1 4 होना चाहिए था इकाई का अंक, लेकिन 2 है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इकाई के अंक से ही सवाल को बना लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। यदि इकाई का अंक बराबर हो जाता ना, चारों ऑप्शन में बराबर दिया होता, चारों ऑप्शन में यदि 8 ही दिया होता तो आपको फिर इसको सॉल्व करना होता। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2 कट जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक लकड़ी का घनाकार ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम कितने बेलन काटे जा सकते हैं? इन बेलनों को 14 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगना है। यदि प्रत्येक बेलन की पूरी सतह को रंगा जाए तो सभी बेलनों को रंगने के लिए कुल कितनी राशि चाहिए, कितने रुपए चाहिए? ठीक है, तो यहां से आपको करना क्या है ना कि पहले नंबर ऑफ सिलेंडर निकालना, मतलब बेलनों की कितनी संख्या बनेगी। मतलब एक घनाकार ब्लॉक है यानी कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड नहीं क्यूब है, घनाकार है यानी कि क्यूब है, क्यूब की तीनों साइड बराबर होती है, यानी कि ये आपका क्यूबिकल एक ब्लॉक है। इससे जो है बेलन काटा जा रहा है, सिलेंडर काटा जा रहा है। तो इसके जो तीनों डायमेंशन है वो क्या है, क्यूब के 8 गुना 8 गुना 8, ये तीनों डायमेंशन है। ठीक है, जब आप इसके डायमेंशन से बेलन हटाएंगे तो बेलन का एक बेस होता है और एक ऊंचाई होती है। तो बेलन का जो बेस है वो, उसका डायमेंशन कितना है, एक डायमीटर है, यानी कि इधर से भी एक, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक हो जाएगी बेलन की। और हाइट कितनी है, 4, सवाल में दिया हुआ है हाइट 4 मीटर और व्यास यानी कि डायमीटर 1 मीटर। तो यदि आप इसके लंबाई की तरफ से बेलन को रखना शुरू करें, ठीक है, और चौड़ाई की तरफ से भी रखना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि यदि आपने यहाँ पे एक बेलन रखा, एक बेलन यदि आपने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये 1 यूनिट इधर से ले लेगी। एक सेकेंड, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा समझ में आएगा। ये जो क्यूब है इसके अंदर आपने एक बेलन काटा बिल्कुल कॉर्नर से। ठीक है, ये जो आपने बेलन काटा तो इधर से 1 मीटर इसने जगह ले लिया क्योंकि इसका डायमीटर 1 मीटर है, और इधर से भी 1 मीटर, और ऊपर से 4 मीटर। इतना क्यूब तो उसने ले लिया ना, उतना क्यूब का एरिया माइनस हो गया। तो यानी कि 8 यदि इसका टोटल लेंथ है क्यूब का, तो लेंथ की तरफ से यदि हम 1 मीटर माइनस कर दें, मतलब कितने बनेंगे, कितने क्यूब, अब कितने सिलेंडर रख पाएंगे। देखिए टोटल 8 यदि टोटल लेंथ है और एक लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का यदि आप सिलेंडर रखते हैं तो कितने रख पाएंगे, तो 8/1 इतने सिलेंडर रख पाएंगे। और लंबाई की तरफ भी आपने यदि इतना रखा तो चौड़ाई की तरफ भी इतना रख पाएंगे, क्योंकि चौड़ाई की तरफ भी इसका डायमेंशन एक ही है। लेकिन जब ऊंचाई की तरफ बात करेंगे आप लोग तो इसका डायमेंशन 4 है ऊंचाई की तरफ। तो ऊंचाई की तरफ कितने रख पाएंगे, सिर्फ 2 रख पाएंगे, एक ये बेलन हो गया, एक इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने बेलन बन सकते हैं, यहाँ से 8 गुना 8 गुना 2, यानी कि 128 बेलन बनेंगे। क्लियर है, एक क्यूब से 128 बेलन आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने एन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली कि कितने बेलन निकलेंगे, तो 128 बेलन निकलेंगे, सिलेंडर निकलेंगे एक क्यूब से। और जो सिलेंडर है उसका टोटल एरिया को कलर करना है। तो सिलेंडर का जो टोटल एरिया होता है वो क्या होता है, सिलेंडर का टोटल एरिया होता है 2πRH प्लस 2πr²। यही तो सिलेंडर का टोटल एरिया होता है। और ऐसे कितने सिलेंडर बने हैं, तो n सिलेंडर बने हैं। और खर्च करने में कितना रुपया लग रहा है, तो 14 रुपया पर स्क्वायर मीटर का लग रहा है। तो ये टोटल तो स्क्वायर मीटर में ही आएगा ना एरिया, और एक स्क्वायर मीटर का प्राइस है 14, तो इस टोटल को 14 से गुना कर देंगे, ये आपका प्राइस आएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ये सोचिए आप लोग कि ये जो आपका आया, यहाँ पे आपको हर चीज़ की वैल्यू पता है। आर की वैल्यू, चूंकि डायमीटर 1 मीटर है तो आर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और एच भी आपको पता है 4 मीटर। ठीक है, तो बेलन का आपको हर चीज़ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, और एन की भी वैल्यू आपने निकाल ली 128, तो आप वैल्यू रखिएगा तो बना लीजिएगा, लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जब देखिएगा
तो आप ये देख सकते हैं ये जो नंबर है ना, ये जो आएगा ये पाई का मल्टीपल होगा। पाई का मल्टीपल होने का मतलब है कि पाई में 22/7 है, यानी कि 22 का मल्टीपल। 22 का मल्टीपल मतलब 11 का मल्टीपल, पहली नंबर बात। और 11 के मल्टीपल के साथ साथ ये जो नंबर है ये 4 का भी मल्टीपल हो रहा है। देखिए यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2 कॉमन है। 2 गुना 2 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल में एक ही नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बहुत लेंदी नहीं है। आप 11 का भी मल्टीपल देखिएगा तो यही ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है, और कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है शायद। एक सेकंड देख लेते हैं। ये 3 गुना 2 5, 5 4 9 और 9 कैंसिल आउट, ये 11 का मल्टीपल है। 3 गुना 2 5, 5 5 10, 10 माइनस 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 2 6 और ये 5 2 7 6 13, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 3 8, 5 4 9 2 11, 11 माइनस 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। मतलब एकमात्र ऑप्शन है जो कि 11 का और 4 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर ए है। आप इसको बना के जब देखिएगा तो आप लिखिएगा n का वैल्यू 128, ठीक है, और 2 पाई की वैल्यू 22/7, और 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करते हैं। 2 कॉमन है, ठीक है, 14 कॉमन है, 22/7 कॉमन है, अंदर बचा आर एच, आर हो गया 1/2 और एच हो गया आपका 4, प्लस आर स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, ये कट रहा है 7/2। 2 गुना 2 4, जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। बाहर बचा 128 गुना 22 और गुना 9। 128 गुना 22 गुना 9, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग, मतलब 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 8 1 9 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं एग्जामिनर ने आपको सवाल में, ऑप्शन में। ठीक है, या तो आप 11 का मल्टीपल से चेक कर लीजिए, या तो आप 4 का मल्टीपल से चेक कर लीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। कि अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि अच्छा, इस सवाल में ना जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको यहाँ n की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि n के बिना भी आप इस सवाल को बना सकते थे। आप सीधा सोच सकते थे कि ये जो आएगा ना, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे यदि आप n को छोड़ भी दें तो आप सीधा सीधा ये देखिएगा, ये जो नंबर बचेगा ये पाई का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप 11 के मल्टीपल से ऐसे ही सवाल बना सकते थे। ठीक है, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, 15 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 81, 4 स्टूडेंट का एवरेज है 35 और 3 स्टूडेंट का एवरेज 73, 16 स्टूडेंट का एवरेज 56। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ये जो टोटल स्टूडेंट है इसका टोटल एवरेज क्या होगा। टोटल स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा तो 38 हो जाएंगे। आपसे पूछ रहा है टोटल एवरेज क्या होगा। ठीक है, सेम टाइप का सवाल मैंने ऊपर बताया है। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि इनको आपस में गुना करना होगा, आपको इनका अलग अलग टोटल नंबर निकालना होगा। मतलब 15 स्टूडेंट का यदि एवरेज 81 है तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 81 इंटू 15। 4 स्टूडेंट का एवरेज 35 है तो टोटल नंबर 35 गुना 4। 3 स्टूडेंट का एवरेज 73 है तो टोटल कितने नंबर होंगे, 73 गुना 3। 16 स्टूडेंट का एवरेज 56 है तो टोटल 56 गुना 16। टोटल जो मार्क्स आएंगे इन सभी को गुना करने के बाद इनको जोड़ देंगे, ये टोटल मार्क्स हो जाएगा। टोटल मार्क्स को जब टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको बना के ट्राई कीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी 65 है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, 65। ठीक है, हम इसको यहाँ नहीं बता रहे हैं, आप इसको बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन क्या मिलेगा कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, बस यही कैलकुलेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने करने के बाद 80 38 से बहुत ईजिली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना ही एक कैलकुलेशन है। या तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसका आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा। तो यूनिट डिजिट निकाल के जब आप चेक कीजिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप कैसे अलग कीजिएगा सवाल को, ये हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि सवाल को जब हम समझाएंगे ना तो आपको बहुत समय देना पड़ेगा, आपको बहुत तसल्ली से समझानी होगी इस सवाल को। या तो आप इस सवाल को सीधा कैलकुलेशन करके बना लीजिए, ठीक है,
या तो जब हम समझाएंगे तो बहुत तसल्ली से बहुत समय देके समझाना होगा, इसलिए यहाँ पे हम नहीं समझा रहे हैं। हम सिर्फ इस सवाल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जहाँ पे हम कैलकुलेशन को इस सवाल में कैलकुलेशन को स्किप करने का तरीका बताएंगे। थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आपको बस समझने में समय लगेगा। ठीक है, एक बार आप समझ जाइएगा चीज़ों को तो ये जो टेक्निक हम समझाएंगे इस सवाल में, ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं, किसी भी सवाल में, मैथ्स के किसी भी सवाल में आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ स्किप कर रहे हैं, आप लोग इसको बहुत ईजिली बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 14 रूट सेंटीमीटर है, 14 रूट 3 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है एक षष्ठभुज जो होता है ना, ठीक है, षष्ठभुज बना गया, कुछ और बन गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो षष्ठभुज है इसमें टोटल 6 जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको एरिया पता है, ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए इसका साइड है। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जो षष्ठभुज है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू रख लीजिए, 6 इंटू √3/4 और ए स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से कट जाएगा 7 गुना 7 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 7 गुना 7 49, 49 दिया 147 गुना 6 √3। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि एक तो 2 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा नहीं, तो 2 का मल्टीपल हो, ऑप्शन नंबर ए और सी। इसको या तो आप गुना करके देख लीजिए, 14 छक्के 84 और 7 छक्के 42, 84 और 42 882, ऑप्शन नंबर ए, सीधा सीधा आप इसको गुना कर सकते थे। ठीक है, 147 गुना 6 882 √3। आइए अगले सवाल पर। ये अगला सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, दो द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, और ये भी बोल रहा है कि दोनों द्विघात समीकरण का जो रूट है वो सेम है। कहने का मतलब ये है कि यदि इसका रूट्स जो है एक्स और वाई है तो इसका भी रूट्स एक्स और वाई ही होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको एक सही फॉर्मेट में सजा लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को अलग करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8 है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। ठीक है, तो ये हो गया 8 है प्लस 4 एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट है बी एक्स, और प्लस कांस्टेंट टर्म हो जाएगा क्या, 4a-8, यहाँ से 4a और -8 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बना। जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वहां एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 6a, और कुछ आ रहा है क्या, अच्छा +3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 3a-6, 3a-6, ये कांस्टेंट टर्म हो गया इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो बराबर है। तो यदि रूट बराबर होता है एक्स और वाई, तो सम ऑफ रूट भी तो बराबर होगा दोनों का सम ऑफ रूट, यानी कि रूट्स का सम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और आपको पता है सम ऑफ रूट निकालते कैसे हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा -b/a, मैंने बताया है पहले भी। तो -b/a यानी कि इसका b कोफिशिएंट, यानी कि -b/a, 8a + 4, 8a + 4, ये इस वाले इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकल गया। दूसरे वाले इक्वेशन इसका सम ऑफ रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा, -b, और दोनों सम ऑफ रूट बराबर होना चाहिए, तो इक्वल टू -b, और यहाँ b के टर्म पे कितना है, k है, तो -k डिवाइडेड बाय a का 6a + 3, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप देखिएगा तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा b, 8a + 4, इसमें से जब आप 4 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a + 1। ठीक है, ये हो गया 2a + 1, और यहाँ से भी k डिवाइडेड बाय, जब इसमें से 3 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a + 1। ये 2a + 1 2a + 1 कट जाएगा, तो यहाँ से b और k का जो रेशियो आया वो आ गया सीधा सीधा 4:3। ठीक है, अब रेशियो जो भी हो 4:3 है। यदि आप इसके
एक्स से हम मल्टीप्लाई भी कर ले नंबर निकालने के लिए, एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए, तो 4x और 3x बी और के की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप बी का वैल्यू रखिएगा तो 16x², तो 9 गुना 16x² और माइनस 16 गुना 3x का होल स्क्वायर, यानी कि के की वैल्यू 3x है, तो 9x²। देखिए दोनों बराबर आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा। 9b² माइनस 16k² का वैल्यू जीरो हो जाएगा सीधा सीधा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई कितनी है? देखिए जब भी दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चलती है ना, तो दोनों का स्पीड जुटता है। तो दोनों का स्पीड जुटेगा तो 60 और 84, 144 टोटल स्पीड हो जाएगा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, यानी कि जो टोटल स्पीड आ जाएगा 18/144, 40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। मान लेते हैं ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। पहले का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ L2 है। यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है दोनों का टोटल लेंथ क्रॉस कर रही है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी वो L1 प्लस L2 हो जाएगा कवर करने के लिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये जो पहला ट्रेन है, दूसरा ट्रेन है, ये यदि इसको क्रॉस करे तो इसका मतलब ये है इसका पूरा लेंथ क्रॉस करेगी, यहाँ तक लेंथ क्रॉस किया। अब इसका लेंथ के साथ साथ अपना लेंथ भी क्रॉस करेगी, L1 प्लस L2, तभी तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरा पूरा क्रॉस कर पाएगी ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। ठीक है, तो 40 की स्पीड से L1 प्लस L2 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि आपको स्पीड भी दिया हुआ है 40 और टाइम भी दिया हुआ है कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो यहाँ से आप दोनों का डिस्टेंस नहीं निकाल लीजिएगा कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वही डिस्टेंस होगा जो दोनों ट्रेनों का कंबाइंड लेंथ होगा, संयुक्त लंबाई होगा, यानी कि 1200 मीटर दोनों ट्रेनों का कंबाइंड लेंथ। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला कि तीन मित्र एक्स वाई और जेड ने 4, 2 और 5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है, तो 37,000 के कुल वार्षिक लाभ में एक्स और वाई के लाभ के बीच का कितना अंतर है? ठीक है, सवाल पढ़ के लग रहा है इसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, आपको रेशियो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का डिफरेंस तो आप सीधा इसी से निकाल लीजिएगा। एक्स, वाई और जेड किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 4, 2 और 5, 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद क्या हुआ? एक्स ने अपना आधा निकाल लिया, यानी कि 2 ही इन्वेस्ट किया। वाई का एज इट इज है, जेड का एज इट इज है, टाइम पीरियड सेम है, काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा एक्स का टोटल इन्वेस्टमेंट 6, वाई का 4 और जेड का 5, 5 10। ठीक है, रेशियो निकालिएगा तो 3, 2 और 5, 2 से काट दिया मैंने। ठीक है, इसका प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? 3:2:5। आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई के लाभ के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो एक्स और वाई के लाभ के बीच का अंतर 1 यूनिट है ना, 3 और 2 का। टोटल प्रॉफिट 5, 3, 8 तो 10 यूनिट। तो यदि टोटल प्रॉफिट 10 यूनिट है, ठीक है, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है? 37,000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37,000। 10 यूनिट की वैल्यू 37,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 37,000/10। तो आपको 1 यूनिट की ही तो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 37,000/10, ये हो जाएगा 3700 रुपये। एक्स और वाई के बीच का अंतर। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें A/B 2:3 दिया हुआ है और आपको निकालने बोला है 7AQ माइनस 2BQ डिवाइडेड बाय BQ माइनस AQ। तो सीधा सीधा आप A और B का वैल्यू रख दीजिए ना। A का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब 8, 8 सत्ती 56, माइनस B का वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब 27 गुना 2 54। ठीक है, रेशियो B का क्यूब हो जाएगा 27 और माइनस A का क्यूब 8, ये हो जाएगा 2:19। आइए अगले सवाल पे। इसमें भी जोड़ना है, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +56 डिवाइडेड बाय -14। तो 56 को जब आप 14 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा,
लेकिन माइनस है तो -4 आ जाएगा, और ये -28, तो -28 और -13 -41। आइए अगले सवाल पे। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू ओ आर 130 डिग्री है, जहां ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंत केंद्र है, तो क्यू पी आर का वैल्यू निकालना है आपको। मैंने ये भी बताया आपको, ठीक है। सीजीएल में सारे टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। सीजीएल 2025 में मैंने हर टाइप के सवाल आपको बताए हैं, ठीक है। वही सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं यहाँ भी लगभग लगभग, ठीक है। क्योंकि दोनों एग्जाम जो होते हैं ना लगभग सेम ही होते हैं, सेम ही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप दोनों यदि शिफ्ट का एनालिसिस देखिएगा, सीजीएल का और ये जो रेलवे का भी हम करवा रहे हैं, तो दोनों आपको, दोनों में बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, और जो भी आप सीखेंगे वो दोनों एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। अभी इस सवाल में बोल रहा है पी क्यू आर में, यदि ये ट्रायंगल है अपना पी क्यू आर, ठीक है, और क्यू अंत केंद्र है, तो मैंने बताया था अंत केंद्र होता क्या है, ठीक है। जब भी आप तीनों एंगल को, जो ट्रायंगल का 3 एंगल होता है उसको बाइसेक्ट करते हैं, और वो बाइसेक्ट करने वाली भुजा जहां मिलती है, जैसे एंगल पी को आपने बाइसेक्ट किया मतलब बराबर भागों में बांटा, एंगल क्यू को आपने बाइसेक्ट किया मतलब बराबर भागों में बांटा, और एंगल आर को भी आपने बाइसेक्ट किया, ठीक है। इन तीनों का बाइसेक्टर जहां मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं अंत केंद्र, ठीक है, इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर का मतलब है एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे इन सेंटर ओ दिया हुआ है, यानी कि क्यू और आर का बाइसेक्टर है, ये पी का भी बाइसेक्टर है, ठीक है। और ये जो एंगल दिया हुआ है 130, तो इसका तो सीधा सीधा एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको एंगल क्यू ओ आर निकालना हो, क्यू ओ आर जहाँ पे ओ जो है वो इन सेंटर है, अंत केंद्र, ठीक है, अंत केंद्र ही होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये होता है 90 प्लस कोण p/2, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं इसको। तो एंगल क्यू आर जो है वो दिया हुआ है सवाल में 130 डिग्री, और आपको एंगल पी निकालने बोल रहा है। क्यू पी आर का मतलब एंगल पी ही हुआ, ये एंगल पी ही है। तो ये 90 प्लस कोण p/2 यानी कि 130 माइनस 90, 40/2, 40 × 2, यानी कि एंगल पी हो जाएगा 80 डिग्री। आइए अगले सवाल पे। किसी संख्या का 20% 620 के 20 से 210 अधिक है, यानी कि संख्या का 20%, यानी कि संख्या का x/5, 20% 1/1/5 ही होता है, वो बराबर है 620 के 20% से 210 अधिक है। तो 620 का 20%, 620 का 10% 62, और 20% 124 से 210 अधिक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 334। तो x इक्वल टू 5 × 334, यानी कि 1500, 1500, 1650 और 20, 1670। आइए अगले सवाल पे। 16 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या है? मैंने बताया था आपको यदि x और y का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, तृतीय समानुपाती निकालना हो, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं y²/x, ठीक है, y²/x। तो y² क्या हो जाएगा, 24 × 24/x, 16, 8 से कटेगा, 8 या 24 बार में, और 2 से कटेगा ये 12 बार में, यानी कि 12×3 = 36, ठीक है। यदि आपको x y और z, एक्स वाई का यदि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, तृतीय अनुपाती, तो ये होता है y²/x, ठीक है। या तो सीधा सीधा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि प्रोपोर्शन में जब चीज़ें चलती है ना तो सेम मल्टीपल से चलती है, ठीक है। तो यदि 16 से 24 जब आप देखिएगा 1.5 टाइम्स हुआ है, ठीक है, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी इसका 1.5 टाइम्स ही हो जाएगा, यानी कि 24 का 1.5, 36, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक विक्रेता एक्स और वाई नामक दो वस्तुएं 500 में खरीदता है, मतलब दोनों को 500 में खरीदता है। वो दोनों वस्तुओं पे अंकित मूल्य समान रखता है, मार्क प्राइस भी सेम है। वो एक्स को 50% और 28% के दो क्रमिक छूट देके बेचता है, और फिर 958 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। यदि वाई को 77% की एकल छूट पे बेचता है, तो वाई पे कितना प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है। सवाल ये है कि दो आर्टिकल हैं एक्स और वाई, मान लेते हैं दोनों का मार्क प्राइस 100 है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का मार्क प्राइस सेम है, दोनों का सीपी 500 है, इसको साइड रखते हैं अभी, ठीक है, बस दिमाग में रखिएगा। और दोनों आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 100 है। एक्स
ये हो गया, ये हो गया वाई। एक्स को जब 50% और 28% के दो छूट पे बेचा जाता है तो 50 और 28 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 50 और 28 का सक्सेसिव हो जाएगा -50 -28 और +50 गुना 28 यानी कि 1400/100, ये आ जाएगा 64%, यानी कि 64% का सिंगल डिस्काउंट होगा ये। ठीक है, तो एक्स को जब 64% का डिस्काउंट देता है तो बेचेगा कितने में? 36 में। ठीक है, और 36 में बेचने के बाद कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? तो 958 रुपये का। तो 958 रुपये का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि 500 चीज की चीज को 1458 में बेच रहा है। 500 की, उसका 500 उसका सीपी था, 958 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितने में बेच रहा है? 500 प्लस 958, 1458 में बेच रहा है, यानी कि यहाँ से 36 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1458। आपसे पूछ रहा है कि यदि y को 77% की एकल छूट पे बेचे तो y पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो y का मार्क प्राइस 100 है, 77% का छूट देगा तो बेचेगा कितने में? 23 पे। तो कितने में बेचेगा? यहाँ से देखिए, 36 की चीज, 36 का वैल्यू 1458 था, 36 यूनिट बराबर 1458, तो 23 यूनिट बराबर पहले आप निकालिए। तो यहाँ से जब आप देखिएगा तो 36 को कितने से गुना कीजिएगा कि 1458 हो जाएगा। तो 36 है 144 प्लस 18, यही तो है। यानी कि 36 का कितना गुना है? 1440, 20 गुना है, तो 23 का 20 गुना 920 प्लस 36 का कितना गुना है? 18, हाफ है, तो 23 का हाफ 11.5। यह कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है। मुझे सीधा सीधा ये निकालना था कि यदि 36 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 1458 है, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये हमने निकाल लिया सीधा सीधा, ये हो जाएगा 933.5। मैंने किया क्या इसको निकालने के लिए? मैंने सीधा ये देखा, एक सेकेंड, मैंने सीधा ये देखा कि 3600 को जब 1458 से डिवाइड करेंगे तो, सॉरी, 1458 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 1458 में दो पार्ट है, एक तो 1440 जो 20 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 18 यानी कि 0.5, यानी कि 36 को, 36 से जब आप 1458 को डिवाइड कीजिएगा तो 20.5 आएगा। आएगा ना? ये 20 बार में कटेगा और ये 0.5 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने 23 को 20.5 से गुना कर दिया, तो 23 को जब 20 से गुना कीजिएगा तो 920 आएगा, और 0.5 से गुना कीजिएगा तो 11.5 आएगा। बस किया मैंने यही, तरीका अलग था। तरीका मैंने ये यूज किया कि मैंने 1458 को बाइफरकेट कर दिया अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यदि 23 यूनिट की वैल्यू 933.5 आई, यानी कि 500 चीज को कितने में बेचा? 500 की चीज को उसने 933.5 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 433.5 का प्रॉफिट हुआ ना, आउट ऑफ 500। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 100 इंटू 100 कैंसिल आउट, तो 433.5। ठीक है, ये हो जाएगा 86 433 नहीं होगा, सॉरी, ये 931.5 होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये 931.5 हो जाएगा जब दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा 431.5, यानी कि 86.3%। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो जब आप इसको देखिएगा तो आपको निकालना है पहले क्यूब रूट ऑफ 6859। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको उसका पीछे से 3 नंबर छोड़ना होता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 नंबर, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का मल्टीपल, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 का मल्टीपल, इतना नंबर छोड़ना होता है। तो यदि हम 6859 का बात करें तो इसमें आप जब आप 3 नंबर छोड़िएगा तो आप देखिएगा बचेगा क्या? 6। और 6 है क्या? 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, आएगा। तो सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो 6859 होगा वो 1 का 10 का क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में होगा। ठीक है, 10 का क्यूब 1000 और 20 का क्यूब 8000, इन दोनों के बीच में आएगा 6859। अब पहला डिजिट तो आपने निकाल लिया 1, अब आपको देखना है जो दूसरा डिजिट है वो क्या होगा। 10 और 20 के बीच में आएगा, ये तो क्लियर है। तो आप इसका इकाई अंक चेक कीजिए। 6859 का जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट, वो है 9। तो 9 यदि किसी का क्यूब है तो उसका मतलब ये है कि उस नंबर का जो इकाई का अंक होगा वो भी 9 ही रहा होगा।
क्योंकि सिर्फ आप 9 का ही जब क्यूब कीजिएगा तो आपको 9 मिलेगा, और किसी भी नंबर का क्यूब करने पे आपको 9 नहीं मिलेगा। ठीक है, 9 के क्यूब में ही इकाई-अंक 9 मिलेगा। मतलब कोई भी संख्या जिसका इकाई-अंक 9 है, उसको जब आप क्यूब कीजिएगा तो आपको 9 मिलेगा। तो इसीलिए 19 का क्यूब 6859 के बराबर होगा। तो यदि आप 6859 का क्यूब रूट निकालिएगा तो आपको 19 मिल जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 19 डिवाइडेड बाय 256, 256 का पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 256 होता क्या है, ये होता है 4 का पावर 4, यही तो होता है 256। और इसके जब 1/4 निकालिएगा तो 4 निकल जाएगा, इंटू 2/57 और इंटू 168। यहाँ से 19×57 और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में 4, 3 गुना 2 6, 6 से इसको काटेगा तो 6 दूना 12 और 8 छक्के 48, 28। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 16 वर्षों में दोगुनी होने के लिए प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से ब्याज चाहिए। देखिए 16 वर्षों में दोगुनी हो रही है, तो दोगुनी होने का मतलब ये है कि एक की चीज दो हो गई, मतलब एक यदि प्रिंसिपल था तो अमाउंट दो हो गया, तो एक से दो हुआ, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला 100%। तो 16 वर्षों में यदि 100% इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 6.25%। आइए अगले सवाल पे। 13 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्याओं को 7 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यदि औसत 8 है और औसत में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो औसत भी मल्टीप्लाई होता है, जोड़ते हैं तो औसत भी जुड़ता है, घटाते हैं तो औसत भी जुड़ता है घटता है, और डिवाइड करते हैं तो औसत भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, एवरेज 8 है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो नया एवरेज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 56 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक मीनार जमीन पे लंबवत खड़ी है, मीनार के फुट से, मीनार का जो पाद है उससे 28.6 मीटर दूर जमीन पे स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान लेते हैं ये मीनार है, ठीक है, और ये मीनार का फुट है, इससे 28.6 मीटर दूर एक पॉइंट है कोई, ठीक है। इस पॉइंट से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये 45 डिग्री है। तो मैंने बताया था कि 1045 होता है 1, यानी कि उसका परपेंडिकुलर भी 1 होगा और बेस भी 1 होगा, ठीक है। तो मीनार की हाइट नहीं निकाल लीजिएगा, एक की वैल्यू 28.6 है तो यहाँ पे भी एक ही है, तो मीनार की हाइट भी 1 यूनिट हो जाएगी, यानी कि 28.6 हो जाएगी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक अधिकतम मान क्या होगा ताकि 8 अंकों की संख्या, ये जो दी हुई है, ये 4 से विभाज्य हो जाए। तो 4 से विभाज्य होने के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि किसी भी संख्या का जो आखिरी 2 अंक है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यदि आप यहाँ पे आखिरी 2 अंक देखेंगे तो 0 और 8 आ रहा है, तो क्या ये आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड है? तो 8 तो 4 से डिवाइड होता है ना, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, चाहे आप a का कुछ भी वैल्यू रखें उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें बस आखिरी का 2 अंक देखना है, ठीक है। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, बस a की वैल्यू आपको रखनी है, और बोला है कि a का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो आप कुछ भी रखिए a का वैल्यू जो मैक्सिमम हो। तो एकमात्र मैक्सिमम ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन के हिसाब से यदि ऑप्शन नहीं होता तो ए का मैक्सिमम वैल्यू 9 होता, क्योंकि किसी भी डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू तो 9 ही हो सकता है ना, 9 से ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। और 4 से डिविजिबिलिटी में तो ए का रोल ही नहीं है, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी तो हमने सिर्फ 0 और 8 से ही चेक कर लिया, ठीक है। तो ए का आप कुछ भी वैल्यू रख सकते थे, और जो मैक्सिमम अवेलेबल ऑप्शन था आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 था, ठीक है। हो गया आज का, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।